प्रिय दोस्तों नमस्कार। आपको अभी तक 2015 और 2016 का पेपर सोल्व किया जा चुका है और आज आपको मैं 2017 जेट का 2017 का पेपर सोल्व करेंगे। उसमें सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, अर्थात इसको अपन बोलते हैं बेटा टीएसएस। क्या बोलते हैं? टीएसएस। फुल फॉर्म आपको पहले पिछले पेपर में बता चुका हूं, दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं। टोटल सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है, के द्वारा ज्ञात की जाती है, ठीक है। अर्थात टीएसएस किस मीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास ए, अर्थात रेफ्रैक्टोमीटर, बिल्कुल राइट आंसर। टीएसएस किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? रेफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। जितने भी फल उत्पाद हैं, जैम है, जेली है, सॉस है, मुरब्बा है, चटनी है, इन सब की परिपक्वता अर्थात अंतिम बिंदु की जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में और भी बेटा हमारे पास में है पीजोमीटर, जल की गहराई, अर्थात किसकी गहराई? जल की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पीजोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारे पास में मीटर है वो है थर्मामीटर। शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का अर्थात किस मीटर का उपयोग करते हैं? वो है थर्मामीटर। डी ऑप्शन हमारे पास है कैलोरीमीटर, अर्थात ऊष्मा की मात्रा। किसकी मात्रा बेटा? ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं? उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। तो टीएसएस किससे ज्ञात करते हैं? रेफ्रैक्टोमीटर। राइट आंसर अपना क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बेटा, अर्का सूर्यमुखी बहुत अच्छी किस्म है। अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है। किसकी है? सबसे पहला ऑप्शन लिखा टमाटर, टमाटर की नहीं है। बी ऑप्शन लौकी, लौकी की नहीं है। सी ऑप्शन कद्दू, बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? कद्दू। और डी ऑप्शन वैसे भी क्या होगा? गलत, अर्थात खीरा की भी नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ये जो शब्द है, कौन सा शब्द है बेटा? अर्का, ठीक है। अर्का यदि जो शब्द है, इस तरह की जितनी भी वैरायटी निकलती है वो IIHR, ठीक है, हैसरघट्टा बेंगलोर के द्वारा इन किस्मों को विकसित किया जाता है। वहां से जो भी वैरायटी आती है लगभग उसके नाम से पहले कौन से शब्द का यूज किया जाता है? अर्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बेटा अगला है, फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन है। ऑप्शन नंबर पहला ऑक्सिन, बी इथिलीन, सी साइटोनिन, डी जिब्रेलिन। देखें सबसे पहले अपन ऑप्शन के आधार पे चलते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या काम करता है बेटा? शीर्ष प्रभाविता को बढ़ाने के लिए, एपिकल डोरमेंसी, ठीक है, अर्थात जो प्लांट्स के अपर पार्ट है, ऊपर का पार्ट है जो बड है, ठीक है, उसको वृद्धि के लिए किसका यूज करते हैं? ऑक्सिन का यूज करते हैं। बी हमारे पास है इथिलीन, बिल्कुल फलों को पकाने के लिए ये गैसीय फॉर्म में होता है, तो कौन सा है? इथिलीन, ठीक है। इसको रासायनिक दृष्टि से CH2, कभी कभी इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो इथिलीन का सूत्र क्या है? CH2। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, अर्थात कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन में जो सहायक होता है वो कौन सा होता है? कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन। डी ऑप्शन हमारे पास है जिब्रेलिन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। सी डोरमेंसी, बीज की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए, कौन सी अवस्था बेटा? सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? वो हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का, तो कौन से हार्मोन का काम लेते हैं बेटा? बी, अर्थात इथिलीन। तो आंसर अपने पास क्या होगा? इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से किस फल में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैक्सिमम विटामिन सी इन दिस फ्रूट्स, अर्थात सबसे ज्यादा किन फलों में? एक आपको बता देता हूँ, विटामिन सी अधिकांशतः मोस्टली खट्टे फलों में मौजूद होता है। किस में होता है? खट्टे फल। ऑप्शन चेक करें, आम,
खट्टा फल है, आंवला खट्टा है, नींबू और खट्टा है, बेर भी क्या है, खट्टा है। इनमें विटामिन सी है। लेकिन क्वेश्चन है सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। आपको एक ट्रिक बताता हूं कि सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबेडेस चेरी में होता है बेटा। किसमें होता है? बारबेडेस चेरी। जितने भी खट्टे फल हैं उन खट्टे फलों में सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? बारबेडेस चेरी। इसके बाद दूसरा स्थान आता है बेटा, दूसरा स्थान है आंवला, अर्थात सेकंड स्थान किसका है? आंवला है, जिसमें विटामिन सी चेरी के बाद में किसका स्थान आता है? आंवला। सी हमारे पास में तीसरा जो इससे कम होता है बेटा वो है अमरूद। कौन सा पार्ट? गवावा, अर्थात अमरूद में होता है। इससे कम जो होता है वो होता है नींबू वर्गीय फल। किसमें होता है? नींबू वर्गीय फल, अर्थात सिट्रस फ्रूट्स। तो ध्यान रखें सबसे ज्यादा विटामिन सी होगा वो किसमें होगा? बारबेडेस चेरी, दूसरा आंवला, इससे कम अमरूद और इससे कम नींबू वर्गीय फल। ऑप्शन चेक करें, ठीक है। सबसे ज्यादा चेरी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अगला ऑप्शन देखें आंवला। ऑप्शन में बी ऑप्शन किसका है? आंवला। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होगा? आंवला। तो राइट आंसर भी हमारा कौन सा होगा बेटा? विटामिन सी, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बेटा, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं 2016 में समझा चुका हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है। वहां जैम का पूछा था, अब किसका पूछ लिया? जेली का। मैंने ऑप्शन सहित समझाया था। ध्यान रखें जेली का यदि टीएसएस की बात कर रहा है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, अर्थात किसकी बात कर रहा है? टीएसएस, ठीक है, टोटल सोलुबल सॉलिड, टीएसएस की बात कर रहा है। तो जेली में टीएसएस जो होता है वो होता है 65 डिग्री ब्रिक्स, ठीक है, या प्रतिशत। अधिकांशतः इसे ब्रिक्स में लिखते हैं। और यदि पहले आपसे पूछा था वो किसका पूछा था? जैम का। जैम में कितना होता है बेटा? 68 से 70 डिग्री ब्रिक्स, ठीक है। तो आपको जैम का भी याद रखना है। उस समय मैंने बताया था जैम आ सकता है, जेली आ सकता है, सॉस आ सकता है, किसी का भी आपको टीएसएस पूछा जा सकता है। तो अपना यहाँ राइट आंसर हमारे पास में कौन सा होगा? वो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी, अर्थात कितने परसेंट? 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एप्पल कलर एक किस्म है, बहुत अच्छी वैरायटी है एप्पल कलर। केले की नहीं है, सेव की नहीं है, नाशपाती की नहीं है, किसकी वैरायटी है बेटा? अमरूद की वैरायटी है। बहुत अच्छी वैरायटी है जो एप्पल कलर से नाम से जाना जाता है, और वो किसकी वैरायटी है? अमरूद की। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मेथी का सर्वाधिक उत्पादन, मेथी सर्वाधिक उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन किस प्रदेश, किस स्टेट में होता है, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेथी किस प्रकार की फसल है। मेथी एक मसाले वाली फसल है, स्पाइसेज क्रॉप। कौन सी बेटा? स्पाइसेज क्रॉप। जो ये मसाले वाली फसल है, इसका सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बेटा राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में। ये विषय ध्यान रखें, सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? राजस्थान। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में किन जिलों में सबसे ज्यादा होता है। सर्वाधिक मेथी का उत्पादन बेटा जयपुर में होता है। कहाँ होता है? जयपुर। दूसरी जो हमारे पास स्थान है वो स्थान है बेटा सीकर। कौन सा है? सीकर। दूसरा जो जिला है वो कौन सा है? सीकर। और तीसरा जो जिला है वो जिला है बेटा वो है नागौर। कौन सा है? नागौर। तो ध्यान रखें, राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर, दूसरा स्थान सीकर और तीसरा स्थान किसका है? नागौर का, ठीक है। आपके सामने तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा है नागौर। यहां पर एक विशेष प्रकार की मेथी का प्रोडक्शन होता है। उस मेथी को कसूरी मेथी के नाम से जाना जाता है। किस मेथी के नाम से? कसूरी मेथी। इस मेथी को पान मेथी के नाम से भी जाना जाता है। किसके मेथी के नाम से? पान मेथी। अर्थात नागौर का एक विशेष गांव, उस गांव का नाम है वो है बांसनी। कौन सा गांव है बेटा? बांसनी। वहां पर इस प्रकार की मेथी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसे कसूरी मेथी, पान मेथी कहा जाता है। यह मेथी खुशबूदार होती है। वहां के लोग पान में सुपारी के स्थान पर किसका यूज करते हैं? मेथी का यूज करते हैं। तो अब हमारे यहाँ ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ए, अर्थात किस में होता है? राजस्थान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक वयस्क व्यक्ति को औसत दैनिक सब्जी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी क्वेश्चन आया था, मैंने समझाया था आपको, मैंने बताया था कि प्रतिदिन व्यक्ति को 300 ग्राम, बेटा कितने ग्राम, 300 ग्राम, ठीक है, पर डे, ठीक है, पर कैपिटा, अर्थात प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है, 300 ग्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें आपको यह भी बताया था कि इन सब्जी में कौन कौन सी सब्जी होनी चाहिए। मैंने बताया था 125 जो ग्राम सब्जी है ये तो कौन सी होनी चाहिए, लीफ वेजिटेबल, अर्थात पत्ती वाली सब्जी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे, क्वेश्चन ये भी पूछे टोटल सब्जी में से पत्ती वाली सब्जी कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 125 ग्राम। 100 ग्राम जो सब्जी होती है वो 100 ग्राम सब्जी बेटा होती है रूट वेजिटेबल, किस फॉर्म में लेते हैं, अर्थात जितनी भी जड़ वाली सब्जी है उनमें से 100 ग्राम आपको प्रतिदिन लेनी है। शेष कितनी है, 75 ग्राम। ये कोई सी भी अदर सब्जियां हो सकती हैं, कोई सी भी सब्जी इसमें ली जा सकती है। तो प्रतिदिन व्यक्ति को कितनी लेनी पड़ेगी, 300 ग्राम। ध्यान रखना, अवेलेबिलिटी की बात करें, भारत में अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है वो 145 ग्राम है। कितनी ग्राम है, 145 ग्राम। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, 145 ग्राम पर डे पर कैपिटा। ये क्या है, उपलब्धता, अर्थात अवेलेबिलिटी। क्या है ये बेटा, अवेलेबिलिटी, ठीक है, अर्थात प्रति व्यक्ति अभी आवश्यकता 300 ग्राम की है, प्राप्त कितनी हो रही है, 145 ग्राम। तो इसके अनुसार ऑप्शन चेक करें। पहला ऑप्शन 532 ग्राम, ठीक है, तो ये तो है ऑप्शन इसके साथ एडजस्ट नहीं होता, इसलिए क्या है, गलत। दूसरा 432 एडजस्ट नहीं हो रहा, गलत। 285 छोड़ दें, नीचे का ऑप्शन देखें 185, ये भी बहुत कम, तो लगभग ही है कि आंसर क्या आपके पास आएगा, सी। जबकि एक्यूरेट जो है वो आपके पास क्या है, 300। पहले के क्वेश्चन में कितना आया था, 300, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लगभग अमाउंट दिया है, वो कितना है, 285 ग्राम। तो अपने यहाँ ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर क्या होगा, 285 ग्राम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, टोगन वर्ग एक विदेश नस्ली है। टोगन वर्ग, ठीक है, एक विदेशी नस्ल है, लेकिन किसकी है। सबसे पहले ऑप्शन दिया है भेड़ की, नहीं है, गाय की, नहीं है, बकरी की, बिल्कुल, किसकी नस्ल है, बकरी की। डी ऑप्शन है ही नहीं, आंसर अपने पास है बकरी की नस्ल है। इसके बारे में आपको एक विशेषता बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। जो ये नस्ल है, ये नस्ल मिल्क पर्पस है, सबसे पहली कंडीशन ये ध्यान रखें, अर्थात ये जो नस्ल है ये नस्ल दुधारू नस्ल है। कौन सी नस्ल है बेटा, दुधारू, जो प्रतिदिन 5 से 6 किलोग्राम दूध देती है। प्रतिदिन कितना दूध देती है, 5 से 6 किलोग्राम, इसलिए कौन सी पर्पज है, मिल्क पर्पज। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन, अर्थात विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है वो नस्ल भी कौन सी है, टोगन वर्ग, ठीक है, जो किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, भारत में वार्षिक दुग्ध उत्पादन है लगभग, लेकिन ये क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो 2014-15 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है बेटा, 2014-15। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए अब आपको यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा कि अभी जो वर्तमान है, इस वर्तमान में कितना मिल्क प्रोडक्शन वर्तमान के अपन बात करें, अर्थात 2019-20 में भारत का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 187 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है। वर्तमान में कितना है, ध्यान रखें, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेगा, अब आपको 2019-20 का ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए 2019-20 में कितना है, 187 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है। लेकिन 2014-15 में क्या था, वो राइट आंसर क्या था, सी, अर्थात 146 मिलियन मैट्रिक टन। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि ये डाटा चेंज हो चुका है, इसलिए आपको किसका याद रखना है, 2019-20 का याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है भैंस की गर्भावधि गेस्टेशन पीरियड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है 2016 में इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, दोबारा वापस एक बार देख सकते हैं। गेस्टेशन पीरियड होता है 151। आपको बेटा ऑप्शन के आधार पे चले, आपको जब पहले मैंने बता दिया तो आपको पता होना चाहिए कि 151 दिन किसका है, किसका है बेटा, गॉट अर्थात बकरी का होता है। किसका होता है, बकरी का होता है। 310 दिन किसका होता है, बफेलो अर्थात भैंस का होता है। किसका होता है बेटा, भैंस का होता है। 285, ठीक है, अर्थात ये लगभग होता है वो काऊ का होता है। वैसे काऊ का 281 एक्यूरेट है, 281, लेकिन रेंज में लिखा है तो ये लगभग ठीक है। डी हमारे पास ऑप्शन है 380 दिन। बेटा ये कैमल अर्थात ऊंटनी में होता है, ठीक है, जबकि एक्यूरेट होता है वो 385 से 390 दिन होता है। कितना होता है, 385 से 390। तो विषय ध्यान रखें, यदि आपको याद ही रखना है तो 385 से 300 कितना होता है, 90 दिन होता है, ठीक है। तो इस आधार पर अपना राइट आंसर अपने पास में क्या होगा, बी ऑप्शन अर्थात 310 दिन होगा। कितना होगा, 310 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है बेटा मुर्गी के शरीर का तापमान। रिपीट क्वेश्चन, 2015 में इस क्वेश्चन को समझा चुका हूं, वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसलिए मैंने उस समय बताया था मुर्गी के शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है बेटा, 106 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। उस समय मैंने कैटल्स के गाय भैंस भेड़ बकरी का भी तापमान बताया था। कितना होता है बेटा, 100 से लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता था। मैंने मनुष्य का भी बताया था, कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन के आधार पर डायरेक्ट आए, अर्थात मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, 106 से 107, अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में भेड़ के मीट को क्या कहते हैं, अर्थात भेड़ और इसका मीट मांस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए चिकन किसको कहते हैं बेटा, सबको पता होगा, अधिकांशतः लोग यूज करते हैं। किसका, चिकन नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात मुर्गी के मांस को। किसके मांस को, जितने भी फाउल्स हैं, मुर्गी हैं, उसके मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। बीफ किसको कहते हैं, बफेलो। किसको बोलते हैं बेटा, बफेलो, अर्थात भैंस के मांस को क्या बोलते हैं बेटा, बीफ। पोरक किसको कहते हैं, सुअर को, अर्थात पिग। कौन सा है बेटा, पिग। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, पोर्क कहा जाता है। मटन किसको मांस को कहते हैं, भेड़ के मांस को। आंसर कौन सा होगा आपका, डी, अर्थात भेड़ के मीट को या मांस को क्या कहा जाता है बेटा, मटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछ लिया जाता है। पहले तो तत्व देखें, ऑप्शन में कौन कौन से तत्व हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। क्या है ये बेटा मिनरल्स अर्थात ये खनिज लवण हैं। क्या है ये, खनिज लवण। जब अपन बात खनिज लवण की कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूध में खनिज लवणों की मात्रा कितनी होती है। कितनी होती है बेटा, 0.70 से लेकर 0.90% होती है। कितनी होती है, 0.70 से 0.90% होती है। अब आप देखें दूध में कौन कौन से खनिज लवण होते हैं। मुख्य रूप से आपने सुना होगा कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है। यही मुख्य रूप से दूध में पाए जाते हैं जो खनिज लवण हैं। इनका क्रम बता देता हूं, सबसे ज्यादा होता है बेटा वो होता है कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। उसके बाद क्या होता है, फास्फोरस, और उसके बाद क्या होता है, आयरन। पता लग गया होगा दूध में किस तत्व की या किस खनिज लवण की मात्रा सबसे कम होती है। आंसर चेक करें, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ए। तो सबसे कम किस क्या होगा, लोहा अर्थात आयरन। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2015 में आपको ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं। आपको पता होगा, ये ऑप्शन देखें, गिर कौन सी नस्ल है बेटा, मिल्क पर्पज। कौन सी पर्पज है, मिल्क पर्पज अर्थात दुधारू नस्ल है। ठीक है।
थार पारकर वहां भी ऑप्शन आया था और वहां भी मैंने बताया था ये है डाउल पर्पज। कौन सी पर्पज है बेटा? डाउल पर्पज, अर्थात द्विप्रयोजनीय नस्ल है। जर्सी विदेशी नस्ल है, किसकी? गाय की। कौन सी है? मिल्क प्रोडक्शन। कौन सा है? मिल्क, अर्थात मिल्क पर्पज के लिए पाली जाती है, दुधारू नस्ल है। साहिवाल, ठीक है, स्वदेशी भारतीय नस्ल है, देशी नस्ल है। ये किसके लिए भी? ये भी कौन सी नस्ल है बेटा? मिल्क पर्पज। कौन सी है? मिल्क पर्पज। क्वेश्चन क्या पूछा है? द्विप्रयोजनीय डाउल पर्पज। ऑप्शन चेक देखें, ए गलत है क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन है। बी ऑप्शन थार पारकर राइट है, डाउल पर्पज। जर्सी गलत है, ये भी मिल्क पर्पज है। साहिवाल ये भी मिल्क पर्पज है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारे पास? बी आंसर, थार पारकर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहां पर है? इज्जत नगर, बिल्कुल गलत। ए ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन बीकानेर, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन नई दिल्ली, बिल्कुल गलत। डी ऑप्शन सही करनाल। लेकिन करनाल है कहां? हरियाणा। कहां पर है बेटा? हरियाणा। तो एनडीआरआई, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा? एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। वापिस क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 2015 में बताया था दूध निकालने की उपयुक्त विधि कौन सी है, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। ठीक है, उस समय पर मैंने तीनों विधियों को विशेष रूप से आपको बताया था कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है, पशु में कौन सी दर्द भरी विधि है, तो किस विधि को हमसे सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो वो भी देखें। ऑप्शन पे चलें। ठीक है, अंगूठा विधि बिल्कुल गलत है। मैंने बताया था यदि आप जब दूध निकालते और अंगूठा दबाएंगे तो थन पर विभिन्न प्रकार थन पर गांठें पड़ जाती है। ठीक है, और पशु में दर्द होता है, इसलिए हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी ऑप्शन मुट्ठी बांधकर, बिल्कुल। यदि आपने इस तरह से मुट्ठी बांध करके दूध निकालते हैं तो जो अपने पास जो थन है उस थन पर किसी प्रकार की गांठ का प्रभाव नहीं, गांठ नहीं बनेगी। इसलिए सबसे उपयुक्त विधि हमारे पास कौन सी है? मुट्ठी बांधकर। ठीक है, चुटकी द्वारा मैंने बताया था ये विधि वैसे सभी पशुओं में काम में नहीं ले सकते। ऐसे पशु जिनके थन छोटे आकार के होते हैं उनके लिए विधि उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन ये विधि एक दर्दनाक विधि है, दर्द होता है, पशु में गांठ, थन में गांठ पड़ जाती है, इसलिए विधि भी उपयुक्त नहीं है। अंगूठा दबाकर और चुटकी दोनों का तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? गलत। तो राइट आंसर हमारा क्या है? मुट्ठी बांध कर या दबा कर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वो है पशुओं में मुंह पका खुरपका रोग सामान्यतः किसके कारण होता है? वापिस वही रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यदि आप जब एग्जाम दें तो उससे एक दिन पहले सभी प्रकार के मॉडल जितने भी जेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि लगभग 50% पेपर आपके रिपीट होने की संभावना मौजूद होती है। यदि आपने लगभग 10 साल के पेपर सोल्व कर लिए तो लगभग आपके 50% के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए पेपर जरूर सोल्व करें। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार क्या होते हैं? रिपीट भी हो रहे हैं। पशुओं में मुंह पका खुर पका, FMD फुट माउथ डिजीज, उस समय खूब समझाया था इसको। डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, किसके द्वारा होता है? वायरस, विषाणु के द्वारा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा? विषाणु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, गर्बर विधि का उपयोग परीक्षण हेतु करते हैं। ठीक है, देखें अम्लता नहीं करते। अम्लता का जो अधिकांश है, जो अम्लता हम जांच करते हैं पीएच स्केल के द्वारा करते हैं, इसलिए गर्बर विधि यहाँ कहीं यूज नहीं होती। विटामिन्स में नहीं करते, प्रोटीन के लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं? फैट, वसा के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा बेटा? वसा। लेकिन एक ध्यान रखें, वसा जब गर्बर विधि से हम वसा का परीक्षण करते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय पर किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। विशेष ध्यान रखें, H2SO4 किसका यूज करते हैं बेटा? केमिकल H2SO4 का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, या MILL का भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? उपयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। तो गर्बर विधि के द्वारा हम किसका परीक्षण करते हैं? वसा का परीक्षण करते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, गाय की दुग्ध शिराओं में होता है, गाय की जो थन होता है उस थन में शिराएं होती है जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है, उसके साथ में ब्लड भी होता है और ब्लड के साथ में ब्लड से किसका निर्माण होता है, दूध का निर्माण होता है। तो आंसर आपके सामने आ गया होगा, अर्थात शिराओं में दूध का निर्माण भी हो रहा है और किसका निर्माण भी हो रहा है, रक्त, अर्थात दोनों एक साथ चलते हैं और उसके बाद ये सेपरेट होकर के अलग अलग होते हैं। तो आंसर अपने पास में कौन सा होगा, दूध। और केवल दूध भी नहीं होता, मैंने बताया था रक्त होता है, पानी तो है उसमें, जो ब्लड होता है उसमें हल्का पानी भी होता है, खून के साथ में दूध भी होता है। तो ये तीन ऑप्शन तो ऑलरेडी क्या है, गलत। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, दूध और खून। तो गाय की दुग्ध शिराओं में क्या बहता है बेटा, दूध और खून। ठीक है, आज हम आपको जो मैंने 1 से लेके 20 क्वेश्चन बताए हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि कम से कम 4 क्वेश्चन इस पेपर में रिपीट हुए। कितने हुए, 4। इसलिए जितने भी वीडियो मैंने आपको पहले जो दी है, पुराने पेपर की 2015 की, 2016 की, ये 2017 की है, आगे आपको 2018 बताऊंगा, 2019 का भी बताऊंगा। इसलिए जितने भी वीडियो मैं आपको देखने के लिए जो मैं दे रहा हूं, आपको जो सेंड करता हूं, उसका विशेष ध्यान रखें, उसको ज़रूर देखें। और साथ में आपसे गुजारिश भी मैं करूंगा कि जब आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते हैं, यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं वापस आपके सामने रिपीट भी कर सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके साथ में हमारी संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का यूज करें, जिससे आपके समय तुरंत आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।